हाँ। बोला। पढ़ा है? तुम्हारा बैग पैक लग रहा है एकदम। तो पढ़ रहे थे अपन कैथेटराइजेशन है ना, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जिसमें क्या बैलून फुलाने तक आए हैं। हम्म? कहाँ तक आए हैं? साइज। हम्म? हो गया, इंसर्ट हो तो गया। अच्छा, रिमूव भी कर दिया क्या? चलो कोई नहीं, देखेंगे अभी। आइडियल साइज क्या है एडल्ट के लिए, मेल के लिए, बेटा बताना। बता दो, तुम ही बता दो, कोई भी बता दो, बताओ। मेल का आइडियल साइज क्या लगाएंगे फॉलिस? हाँ, कितना लगाएंगे? और फॉर फीमेल? हाँ, ये भी बात ठीक ही है। इसके अलावा और क्या था? पोजीशन। मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर कैथेटराइजेशन इन फीमेल इज डोर्सल लिगामेंट और आल्सो नोन एज आधा लाना, आधा ठंडा लाना, आधा लाना। ठीक है, चलो उसके आगे का देखें आज क्या कह रहा है ये। कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी कामयाबी वाला ताला खोल सकती है। तो हो सकता है तुम बिल्कुल नजदीक पहुंच के हाथ मान लो, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है एक लास्ट ट्राई, एक और एग्जाम, और वो 90,000 वाला, लाख रुपए वाला मैसेज, है ना? तो रुकने का नहीं है। होगा, जरूर होगा, पर सब्र रखना होगा, है ना? तो सब्र रख के पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। हताश नहीं होना है, तो एग्जाम में मेरा हुआ ही नहीं, अब मेरा नहीं होगा। तो भाई क्यों नहीं होगा? होगा ना, पढ़ो तो सही। पढ़ोगे तो होगा, बातों से नहीं होगा, है ना? क्यों भाई? विचार कम लग रहे हैं पढ़ने के। हाँ। आज फुल मौका मिल गया, अकेले बैठ गए पीछे तुम तो। चलो ठीक है। अब बैलून फुला देते हैं कैथेटर का। किससे फुलाएंगे? यहीं तक था ना? अभी याद आया? सही है। तो बैलून को हमेशा स्टेराइल वाटर से इन्फ्लेट करना है। अगर एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन या सोडियम क्लोराइड से अगर बैलून कैथेटर का इन्फ्लेट करेंगे तो क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब हम कैथेटर रिमूव करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट डिप्लेशन ऑफ बैलून को कॉज करेगा, जिसके कारण निकालने में दिक्कत आएगी। तो याद रखना है, हमेशा स्टेराइल वाटर का यूज करते हैं। कैथेटर के बैलून की कैपेसिटी 5 ml से लेकर 30 ml तक होती है। आइडियली प्रैक्टिस में 10 से 15 ml, और सिर्फ 10 ml डालते हैं उसमें। और बाकी तुम्हारी मर्जी हो, बैलून की कैपेसिटी तो है ना? तो 30 ml तक कैपेसिटी है बैलून की। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 10 से 15 ml से इन्फ्लेट किया जाता है। अब बात आई कि ट्यूब को फिक्स किधर करेगा, किधर करेगा? हाँ, कहाँ पे? इनर अपर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इनर अपर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में किया जा सकता है, बट मेल में लोअर एब्डोमेन पे भी फिक्स किया जा सकता है। तो याद रखना, आइडियल साइड तो यही है, मेल में लोअर एब्डोमेन पे भी फिक्स किया जा सकता है। ये हमेशा पता है कि यूरिन बैग हमेशा कहाँ रखना है? ब्लैडर से लोअर रखना है, क्योंकि कहते हैं कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए बैग हमेशा लोअर होना चाहिए। ये भी ठीक है। तो ये 4 बातें लिख लो कि स्टेराइल वाटर से बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे। बैलून की कैपेसिटी 5 ml से लेकर 30 ml है, और आइडियली 10 to 15 ml से इन्फ्लेट किया जा रहा है। और एनएस का इस्तेमाल करोगे तो एनएस में होता है सॉल्ट, और सॉल्ट के बन जाएंगे क्रिस्टल, नमक जम जाएगा कुछ दिनों बाद। तो जब रिमूव करेंगे कैथेटर, तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अपनी बैलून का डिप्लेशन करना। जब भी कैथेटर फॉलिस निकालते हैं, बैलून को डिप्लेट करते हैं। तो बैलून को डिप्लेट करोगे, अगर एनएस था और काफी दिन हो गए, तो नमक जम गया है, तो नमक जम गया मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन हुए हैं, और अगर अंदर क्रिस्टल है, इसका मतलब इनकम्प्लीट डिप्लेशन ऑफ बैलून होगा, जिसे रिमूव करने में पेशेंट को पेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इसके अलावा ट्यूबिंग का फिक्सेशन इनर अपर एस्पेक्ट ऑफ द थाई करेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में लोअर एब्डोमेन पे भी किया जा सकता है। और यूरिन बैग को हमेशा लोअर रखना है, लोअर फिक्स करना है, ब्लैडर के लेवल से लो रखना है, क्योंकि कैथेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो ग्रेविटी है। यूरिन फ्लो होगा वो ग्रेविटी से फ्लो होगा। कल होगा टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, कल भी टेस्ट था और कल फिर होगा। टेस्ट पे टेस्ट करना है तुमको। सिलेबस आज तक का पढ़ाया हुआ कैथेटर तक का, कहाँ से मतलब शुरू से है। पिछले में तो कितने क्वेश्चन आए थे? 10 एक क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को छोड़ के शुरू से लेके 10 क्वेश्चन नहीं थे ना, 12 थे। क्या थे? नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, वो थे, वो छोड़ देना। एक आध आ जाए तो भी पढ़ा हुआ है तुम्हारे। छोड़ो, इतना नहीं पढ़ पाओगे तो कितना पढ़ोगे? एनिमा तक पढ़ लेना, ठीक है? एनिमा तक, पोजिशनिंग, कंफर्ट डिवाइस, क्लच वॉकिंग और एनिमा। उससे पहले हॉट एंड कोल्ड भी हो गया था क्या? बहुत है। एंटी, नहीं नहीं, पिछले में क्वेश्चन आए नहीं थे भाई, बचे हुए हैं सारे। अरे शुरू से पढ़ो, फंडामेंटल तो क्या है? कुछ नहीं है ना, बेसिक है। हार्ड है? फंडामेंटल में क्या हार्ड है? कुछ हार्ड ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, तो शुरू से पढ़ो, बाकी सारा आगे सर ने जो पढ़ाया तुम्हारा वो बता दिया होगा उन्होंने। उनके 50 क्वेश्चन उनके, 50 मेरे, बस दो ही है। आर सर के नहीं आएंगे। हम्म? फार्मा नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब आ जाए तो मुझे मत बोलना। पर मुझे ऐसा बताया कि नहीं आएंगे, क्योंकि 1-2 दिन की क्लास है, इसलिए नहीं लेंगे वो, आगे आगे डालेंगे कभी।
आंसर बता दो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। The nurse notes that urine does not flow after a female patient is catheterized. The nurse believes that the catheter has been placed into the vagina. Which action should the nurse take? अब बताओ भाई, फीमेल का कैथेटर लगा रहे थे तो बाद में पता चला यूरिन आया नहीं, तो चेक किया तो पता चला कैथेटर वजाइना में इंसर्ट हो गया, तो करोगे क्या? रिमूव द कैथेटर एंड रीइंसर्ट इट, इरिगेट द कैथेटर विद saline, leave the catheter in the place and insert another one, insert the catheter 9 to 10 inches further into the patient to verify. क्या है भैया? कौन है ए वाले जो हाथ खड़े करते हैं अपना? सी वाले कौन है? कोई नहीं, क्या अभी आवाज आ रही थी? ये नहीं होगा? अरे भाई, अगर तुम रिमूव कर दोगे तो दोबारा फिर से वेजाइनम डाल सकता है कैथेटर, इसलिए साइट को कंफर्म करने तक उस कैथेटर को उधर ही रहना है और दूसरा कैथेटर इंसर्ट करना है, अदरवाइज फिर से स्लिप होकर वेजाइनम जा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये सा क्वेश्चन कॉमन सेंस से लगाने से तो लगता है कि निकाल के दूसरा लगा देंगे भाई, पर ऐसा नहीं करेंगे, हैं? ठीक है, तो याद रखना है कि फीमेल में अगर कैथेटर लगाया और गलती से वेजाइना में लगा, यूरिन फ्लो नहीं हुआ है, तो उस कैथेटर को रिमूव नहीं करना है और उसको उसी प्लेस में रहते हुए आपको दूसरा कैथेटर इंसर्ट करना है और जब यूरिन फ्लो आ जाए तब उसको रिमूव करना है। ठीक बात? चलो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी है, निभाओगी कुछ कुछ। चलो, a patient get bladder spasm and pain, gently manipulate the catheter to change the position of balloon resting on the neck of bladder. याद रखना है कि पेशेंट बता रहा है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जब आपने बैलून इन्फ्लेट कर दिया उसके बाद पेशेंट बता रहा है पेन हो रहा है, तब आपको करना क्या है? क्या करना है? रिपोजिशन करना है। क्या करना है? रिपोजिशन करना है कैथेटर को। हो सकता है ये ब्लेडर की नेक पे ही हो बैलून, इसलिए रिपोजिशन कर देंगे। दूसरी बात, एवरी 8 आवरली यूरो बैग खाली करना है, या फिर 2/3 भर गया हो, या फिर कितना भर गया भाई? 2/3 कितना होता है? हाँ, आधे से ज्यादा। 2/3 का मतलब है किसी एक चीज के 3 पार्ट को डिवाइड किया, किसी एक चीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 100 को 3 पार्ट में मान को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा ना। 3 पार्ट कितने होंगे? 33, 33, 33। तो इसका मतलब है 66 और 67% अगर फिल हो गया है तो आपको यूरो बैग एम्प्टी कराना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 65% और 66% या फिर 2/3 फुल या एवरी 8 आवरली यूरो बैग को खाली करना है, और खाली करके तुम्हें जिम्मेदारी निभानी है, लिख देना है, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। इसके अलावा जब कैथेटर रिमूव करेंगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या है? तो सबसे पहले जाते यूं ना खींचें, बैलून को डिफ्लेट करेंगे। क्या करेंगे? बैलून को डिफ्लेट कर देंगे। इसके अलावा अगर कैथेटर लगा है, यूरिन नहीं आ रहा है, तो कैथेटर को हल्का रोटेट कर सकते हैं, हल्का रोटेट कर सकते हैं। पुराने जमाने में कैथेटर, अभी तो आता है डिस्पोजेबल सिंगल यूज, पुराने जमाने में सिरिंज भी ऑटोक्लेव करके वापस यूज करते थे। तो उस जमाने का क्वेश्चन है ये कि अगर कैथेटर फेंकना नहीं है, हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में 5 कैथेटर है भाई, तो उसको वापस डिसइंफेक्ट किससे करोगे? तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड से करेंगे। किससे कर देंगे? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट कर देंगे। पर अभी नहीं करते हैं, अभी सब पैसे वाले हो गए, कैथेटर बहुत आते हैं। मेरे पास ना दे भाई, हमारे पास ना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए कि कैथेटर लगाया, यूरिन नहीं आया है तो रोटेट कर देंगे। इसके अलावा एवरी 8 आवरली या यूरो बैग 2/3 फुल हुआ हो तब खाली करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे। जब भी कैथेटर रिमूव करेंगे तो बैलून डिफ्लेट करना है सबसे पहले, और पुराने जमाने में आप 2% ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको साइडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हो? कंपनी का नाम है साइडेक्स। इसमें 2 वेरिएशंस आती है 2% ग्लूटाल्डिहाइड में, एक एक्टिव और एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। जो एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है वो 14 डेज तक है, जिसके साथ एक्टिवेटर की बोतल आती है और उसको मिक्स कर दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है, वैलिडिटी कितनी है? 28 डेज है। तो विदाउट एक्टिवेटर वाला 14 डेज है, विद एक्टिवेटर वाला 28 डेज है। लिखूं क्या? देख के लिखोगे ना बे, ऐसे कैसे लिखोगे तुम? लिखा हुआ है, फिर क्या लिखूंगा मैं? इंक खत्म हो जाएगी पेन की। हाँ, मैं बोल सकता हूँ इसमें तेल खत्म नहीं हो रहा, इंक खत्म नहीं हो रहा है, लिखना है तो क्या चाहते हो? अभी इतना इससे साइड किधर जाएगा? इधर जगह नहीं है ना। ये ले भाई, साइड में एकदम हो गया लिखे। तो इतनी सी सिंपल सी बात याद रखना है। कैथेटर के बारे में क्या क्या याद रख लोगे भाई? काम की चीजें कि कैथेटर की साइज फ्रेंच में डिनोट होती है, और एक फ्रेंच कितने एमएम के इक्वल होता है? 0.33 एमएम के इक्वल होता है। मेल में कैथेटर की आइडियल साइज 16 to 80 है, फीमेल की 14 to 16 है। फीमेल में कैथेटर डालते वक्त पोजीशन डॉर्सल लिगामेंट देंगे, जिसको फ्रॉग पोजीशन बोल सकते हैं, मेल में सुपाइन दे सकते हैं। इसके अलावा फिक्सिंग ऑफ ट्यूब हमेशा इनर अपर एस्पेक्ट ऑफ द थाई करते हैं, मेल में एब्डोमेन पे भी कर सकते हैं, लोअर एब्डोमेन पे फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा बैलून को इन्फ्लेट हमेशा स्ट्राइल वाटर और डिस्टिल वाटर से करना है। एनएस से करोगे क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, जो इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बैलून कॉज करेगा एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ कैथेटर। ये बात भी याद रख लेने का है। और क्या याद रखोगे कि बैलून की कैपेसिटी 5 ml से 30 ml होती है। कितनी होती है बालिके? हाँ, हाँ, छुप के कर लिया करो, मुझे ऊपर से लेते हुए लोग कहीं भी दिख जाते हैं। हाँ हाँ, तुमने लिया ब्लैक शर्ट, हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट किया, हो गया। हम्म, बताइए कौन सा प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे? कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे अभी हो रहा है? मर जाएगा। क्या हो रहा है भाई? सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ यूरिन है, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ यूरिन हो रहा है। मेनली बच्चों में, इन्फेंट्स में सैंपल लिया जाता है, न्यूबॉर्न और इन्फेंट में
कल्चर, ब्लड कल्चर डायरेक्टली ऐसे लिया जा सकता है। तो ऐसा प्रोसीजर पहचान सकते हो सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, बेस्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन फॉर कल्चर इन चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर। डायरेक्ट ब्लेडर में, सुप्राप्यूबिकल एरिया में डायरेक्ट निडल इंसर्ट करके, है कि नहीं? उससे पहले क्या करोगे जब भी कल्चर लेते हैं? स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है, हैंड वॉशिंग से लेके स्टेराइल ग्लव्स, ड्रेपिंग, ये सब करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है। प्यूबिक बोन के ऊपर डायरेक्ट ब्लेडर में सुई चुबो के यूरिन खींच लेना सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कहलाता है। और ये बिलो 2 ईयर चाइल्ड में कल्चर लेने की मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलेवेंट वाली मेथड है। एडल्ट में कैथेटर लगा हुआ है, कल्चर कैसे लोगे? किधर से लेगा भाई सैंपल? हाँ बताएगा, नहीं तुम्हारे पीछे। हाँ बता। अडल्ट में कैथेटर लगा हुआ है, अब यूरिन का कल्चर लेना है, कैसे लेगा? अब इतनी दूर नहीं पूछा मैंने, इधर पूछा बच्चे से। बताओ बताओ जल्दी बताओ, आज कोई जगह कीड़ा। अब बताओ कैसे लोगे? हैं? क्या ब्लेड से काट देंगे? सिरिंज? क्लैंप कहाँ करेंगे? किधर से क्लैंप करेंगे? अरे भाई ट्यूबिंग को कहाँ क्लैंप करोगे? 1/3 क्लैंप करोगे मतलब? 1/3 ट्यूबिंग क्लैंप कैसे होती है? अरे भाई क्लैंप कहाँ करोगे? आगे पहले कैथेटर है, फिर ट्यूबिंग अटैच है, क्लैंप कहाँ पे करोगे? ट्यूबिंग तो करोगे, ट्यूबिंग तो बहुत लंबी है। अरे भाई जहाँ कैथेटर से अटैच्ड है यूरोबैग की ट्यूबिंग, उससे कुछ फिर ट्यूब को क्लीन कर दीजिए। क्लीन किसे करोगे? अल्कोहल से। हैं? और कैथेटर को क्लैंप करके रख दीजिए। अरे भाई जहाँ कैथेटर से अटैच्ड है यूरोबैग की ट्यूबिंग, उससे कुछ दूर कैथेटर को क्लैंप करके रख दीजिए। फिर ट्यूब को क्लीन कर दीजिए। क्लीन किसे करोगे? अल्कोहल से। हैं? अल्कोहल हैंड रब, जिसमें अल्कोहल प्लस क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट दोनों आता है, उससे रब कर लोगे, स्टेराइल ग्लव्स पहन लोगे, और उसमें अब हैं ट्यूबिंग से ही लेना है। बाकी विदाउट कैथेटर तुमको पता मिड स्ट्रीम लेते हैं, तो ट्यूबिंग से लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि अडल्ट कैथेटर लगा हुआ है, आपको यूरिन कल्चर सैंपल लेना है, तो किधर से लोगे? कि कैथेटर के आउटफ्लो पोर्ट से लोगे, या यूरिन बैग से लोगे, या ट्यूबिंग से लोगे, या कैथेटर रिमूव करके और उसके बाद सैंपल लेंगे? कैसे लोगे? तुम लोग कैथेटर रिमूव करके ले लोगे, मुझे पता है। तो कैसे करोगे? ट्यूबिंग से लेंगे, ठीक है चलो। बताओ बताओ क्या मामला है? विच क्लाइंट कंडीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंसर्शन ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर? इनमें से कौन सा पेशेंट सूटेबल है कैथेटर थॉलिस लगाने के लिए? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एलिवेटेड पोस्ट वाइडल रेसिडुअल, क्लाइंट अनेबल टू इंडिपेंडेंटली टॉयलेट, स्टेज फर्स्ट पल्स प्रेशर अल्सर एक्सपोज्ड। ध्यान से पढ़े। अरे इनमें से कौन से मरीज को इंडवेलिंग कैथेटर लगाएंगे? तुमको पता है 3 तरह के कैथेटराइजेशन होते हैं, तुमको पता है ना? 3 तरह के होते हैं। एक इंडवेलिंग जिसमें पॉलिश आ गया, जिसको रिटेंशन कैथेटर बोलते हैं। दूसरा एक्सटर्नल कैथेटर जिसमें कंडोम कैथेटर आता है। फिर तीसरा इन एंड आउट कैथेटर, रबर कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, K90 कैथेटर है। अब इसमें क्या है ये बताओ। हम्म सी में क्या है कि इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप कोई सुसु करने नहीं जा पा रहा है, तो कैथेटर लगा दोगे। इसका मतलब तुम केयर नहीं करना चाहते उसकी, नली लगा के पटक देना चाहते हो। क्या है बताओ? हम्म पहला है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसमें लगाएंगे क्या? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कौन सा कैथेटर लगा दोगे? एक्सटर्नल कैथेटर लगा देंगे भाई। फिर एलिवेटेड पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल, ये आइडियल सुटेबल कैंडिडेट है। गया था सुसु करने, 2 बूंद ही आया, उसके बाद सोनोग्राफी में देखा तो अंदर 250 ml पड़ा ब्लडर में। कितना पड़ा है? 250 ml। इसका मतलब है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉलंटरी यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो जब भी पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ा हुआ मिलेगा, आइडियल कैंडिडेट है, तुरंत कैथेटर लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है। अप टू 50 ml, अप टू 50 ml नॉर्मल है अडल्ट में। बूढ़े लोगों में 50 से 100 ml नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। बता दिया ना, अप टू 50 ml। ये लो आ गया। ओ ओ हाँ बेटा है। डी वाला ग्रेड 1 आंसर। ग्रेड 1 कौन सा होता है? ओनली सुपरफिशियल है। अरे ग्रेड 1 में कुछ नहीं होगा। ग्रेड 1 आंसर क्या होता है भाई? ग्रेड 1 इज जस्ट सुपरफिशियल। हम्म हम्म हम्म। तो वॉमिट करने नहीं जा सकते तो इंडोलिंग क्यों डालोगे? एक्सटर्नल लगा दो ना। पूछा क्या है क्वेश्चन में? इंडोलिंग कैथेटर। तुमने दिमाग अलग लगाया। हाँ रेपर तुम ले लेना। हाँ हाँ बताओ। किसे किसे? तो निडल से ही करना है ना बेटा, मैंने क्या बताया? तुम बताया क्या? निडल से ही बताया, ट्यूबिंग से निडल में डिस्कनेक्ट करके नहीं लेना है। ये देखो मैंने बोला तुम लोग डिस्कनेक्ट करके ले लोगे, कैथेटर निकाल के ले लोगे, ऐसा नहीं है। निडल से ही लेना है, ट्यूबिंग से लेना है। कहां से? ट्यूबिंग से। तुमने सुना नहीं बेटा? पड़ोसी से पूछ, बच्चे ने ढंग से सुना ही नहीं। कैसे लोगे कल्चर? दोबारा बोल रहा हूँ सुनो।
दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। जब भी कैथेटराइज पेशेंट का ब्लड कल्चर लेना होगा तब आपको क्या करना है, ट्यूबिंग को क्लीन करके अल्कोहल बेस्ड स्वैब से क्लीन करके ट्यूबिंग में निडल प्रिक करके सैंपल लेना है, ठीक है भाई? अब सुना तुझे? ब्लड नहीं, सॉरी, यूरिन वही की बात है, अपन यूरिन पढ़ रहे तो यूरिन कल्चर समझना तुम। अच्छा, मैंने ब्लड कल्चर बोला है, हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, करेक्ट, इट्स माय मिस्टेक। ये लो भाई, ये रेसिडुअल वॉल्यूम अगर लेस देन 50 ml है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। एल्डरली में 50 to 100 ml नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर मोर देन 200 ml है इसका मतलब क्या है कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर इनकम्प्लीटली एम्प्टी हो रहा है, ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू आपको याद रख लेने की है और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तुम पहले झटके में इसका आंसर या तो डी कर देते, क्योंकि भाई साहब बेड सोर हो गया, बेड सोर हो गया, बेड सोर, बेड सोर हो गया, इसका मतलब बेड रिटर्न है? तो बेड रिटर्न है मतलब सुसु करने नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो एक्सटर्नल भी ऑप्शन है ना, इनड्वेलिंग काहे लगाएंगे? तो की वर्ड पे हमेशा क्वेश्चन में फोकस करना होता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन हो उसका आंसर एक दो वर्ड में ही होता है और वो वर्ड पे हमारी नजर जाती नहीं है, तो इसलिए तुम लोग बराबर नजर बनाए रखना। बनाए रखोगे? हम्म। हो गया? हो गया क्या? यो, कहते तरफ हो गया है, इसके बाद अपन क्या पढ़ लेंगे? क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगाना तुमको पता है कई तरह के मास्क होता है, बहुत तरह के मास्क। चलो कोई नहीं। नॉर्थ साइड में क्वेश्चन भी आया था वेंचुरी का, लाल कलर वाली वेंचुरी कितने परसेंट देगी, ऐसा आया था। हम्म। हो गया भाई, चलो आगे। ज्यादा रुकने से तुम क्या बातें करते हो? पहचानो कौन है ये, पहचानो कौन, कौन है ये? K90? कहाँ K90? K90 में ये आगे जो ये लगे हुए ऐसा कुछ नहीं होता। ये दिख रहा है हवाई जहाज जैसा, फाइटर जेट जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता K90 में। K90 को नाम ही दूसरा स्टेट कहते है। इसमें तुम देख पा रहे हो अंदर क्या है? इसके अंदर गाइड वायर है, इसके अंदर क्या है तुमको याद हो तो मैंने परसों बताया था तुमको कि गाइड वायर होता है, जहां भी नैरोइंग होती है यूरेटर की वहां ले जाके बैलून को फुला देते हैं और नैरोइंग को ठीक कर देते हैं। ये कौन सा कैथेटर है? हाँ, ये यूरेट्रिक बैलून कैथेटर है। कौन सा है? यूरेट्रिक बैलून कैथेटर मेनली यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में यूज होता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में यूज होता है। और जहां भी स्ट्रक्चर और नैरोइंग है वहां ले जाके बैलून को इन्फ्लेट करते हैं जिससे स्ट्रक्चर और नैरोइंग ठीक हो जाएगी। तो ऐसा फोटो तुमको पहचानने का है। हिमांशु तेरा पर्स गिर गया, ऐसा पर्स रखता है? तो ये यूरेट्रिक कैथेटर है जो यूरेटर के स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यूरेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? नैरोइंग ऑफ यूरेटर्स, नैरोइंग ऑफ यूरेटर्स। ये डाल के कैथेटर और बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। जब भी कोई चीज छोटी हो वहां यूं जाके उसको बैलून दोबारा फुलाएंगे तो हो जाएगा, है ना? जैसे हार्ट में भी सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, कोई ब्लॉकेज है तो बैलून डायलेशन कर देते हैं। तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर में यूज होने वाला कैथेटर है। चले आगे अब। पहचानो कौन सा मैनुअर है? ये कौन सा मैनुअर है जो दो तरीके से यूज आ सकता है, एक तो ब्लेडर मसाज में भी या फिर पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा के लिए भी, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा के लिए भी करते हैं। इसका नाम क्या है? कौन सा मैनुअर है? कौन सा मैनुअर है? क्रेड मैनुअर। कौन सा मैनुअर? क्रेड मैनुअर है। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि यूरिनरी ब्लेडर को मसाज दे रहे हो, कौन सा मैनुअर कहलाएगा? तो ये है क्रेड मैनुअर। या फिर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के लिए भी। हो गया? दो लाइन निकली? डायग्राम तो नहीं बना रहे हो? तो जल्दी करो भाई। तो क्रेड मैनुअर ब्लेडर मसाज को क्रेड मैनुअर बोलते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के एक्सप्लेशन के लिए अगर मसाज किया जाएगा वो भी क्रेड मैनुअर कहलाएगा। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में कौन से टिप वाला कैथेटर लगाएंगे? बता बेटा, टिप। हाँ बेटा, आप बताओ, आप बता दो, बताओ। है कौन सा टिप बेटा? क्वेश्चन ऐसा था कि किसी इंसान की प्रोस्टेट बढ़ी हुई है और प्रोस्टेट मेल की बढ़ती है, ये बात भी याद रखना है। तो प्रोस्टेट बढ़ गई तो कैथेटर का टिप कैसा होगा वो डालेंगे। कौन सा टिप है? कॉर्ड टिप। कौन सा टिप? कर्ड वाला। रॉबिन्सन टिप वाला क्या मामला है? हाँ, स्ट्रेट वाला है। रॉबिन्सन कैसा है? स्ट्रेट टिप कैथेटर है। चलो तुम पढ़ते नहीं हो, साबित कर चुके हो तुम। ये कौन है दोनों?
ये कौन है? ये आइडेंटिफाई दिस कैथेटर। ये कौन सा है? कॉर्ड टिप है भाई साहब। कौन सा है? ये कॉर्ड टिप कैथेटर है, पॉलिसी है, टू वे है, बट कॉर्ड टिप है। दूसरा वाला ये सिलिकॉन है। कौन है ये? सिलिकॉन सबसे लंबे समय तक रह सकता है। कितना रहेगा? हाँ, वो तो ही पहचानना है और कुछ नहीं करना इसका। ये कौन है? हाँ, ये K90 इन एंड आउट, नॉन रिटेंशन, नॉन इंडवेलिंग कैथेटर, स्टेट कैथेटर, रबर कैथेटर, सारे नाम इसी के हैं। इंटरमिटेंट कैथेटर, सारे नाम किसके हैं? इसी के हैं। तो तुम पहचान लेने का, इसको भी पहचान लोगे। ये तो कल बताया हुआ है तुमको। ये कौन है? चलो, कॉर्ड क्या होता है? कैथेटर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम बोलते हैं कॉटी। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? कौन है वो? कौन करता है? कौन सा बैक्टीरिया बेटा? ई कोलाई। क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? होशियार है। मोस्ट कॉमन कॉज कौन है? बैक्टीरिया ई कोलाई, इसीरिया कोलाई। अब इसको प्रिवेंट करने के कुछ गाइडलाइंस है या पॉइंट्स है। अब वो पॉइंट्स बहुत जरूरी है कि कैसे कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई को प्रिवेंट किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो पॉइंट देखो कि इंसर्ट कैथेटर ओनली फॉर एप्रोप्रिएट इंडिकेशंस एंड लीव द कैथेटर इन प्लेस ओनली एज लॉन्ग एज नीडेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैथेटर जब भी लगाना है, वैसे नहीं लगाना है कि दादाजी बाहर जा नहीं पा रहे, अब कौन इनको सुसु करने ले जाएगा, कैथेटर लगा देते हैं। किसी की हड्डी टूटी पड़ी है कि कौन इसको बार बार यूरिन कराएगा, कैथेटर लगवा देता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी केयर कर लो, कोई अपना ही होगा, केयर करनी है, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, कहीं भी हो। इसके अलावा कैथेटर को उतना ही देर तक लगाए रखना है जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है। या फिर ड्यूरिंग सर्जरी लगाया है, पहले सर्जरी से पहले लगाया है, अब सर्जरी होगी तो भाई साहब निकालो ना उसको। सर्जरी हो गई, उसके बाद अगर ब्लैडर में सेंसेशन आ गए हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया किसी को, जो सेंसेशन आने लगे, इसका मतलब निकाल दो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ओनली प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पर्सन इंसर्ट एंड मेंटेन कैथेटर। फुली ट्रेन्ड, जिसको एसेप्टिक टेक्निक्स का नॉलेज हो और वो प्रॉपर्ली एफिशिएंट हो कैथेटर को इंसर्ट करने में, सिर्फ वही लोग कैथेटर लगाए, बाकी झोला छाप दूर रहे। इसके अलावा इंसर्ट कैथेटर यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक एंड स्टाइल इक्विपमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हैंड वॉशिंग, स्टाइल ग्लव्स, प्रॉपर ड्रेपिंग और क्लीनिंग ऑफ पेरिनियल, ये सब बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लोज ड्रेनेज सिस्टम ओपन कर मेंटेन रखना है। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? कैथेटर लगाया, उसके आगे यूरो बैग कनेक्ट करके ही रखना है। अदरवाइज क्या किया, कैथेटर लगा छोड़ दिया, नीचे बाल्टी रख दी, टपकता रहेगा। तो ओपन सिस्टम मेंटेन नहीं करना है, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस मिल जाएगी, पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाएगी, ऐसा काम नहीं करना है। तो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन रखना है। इसका मतलब यह है कि कैथेटर लगा यूरो बैग अटैच करने का है अच्छे से। अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो मेंटेन रखना है, अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो मेंटेन करना है। ट्यूबिंग कहीं किंग पड़ी है, कैथेटर किंग हो गया है, तो ब्लेडर में यूरिन ज्यादा देर तक कलेक्ट रहेगा, और जहां भी बहुत देर तक यूरिन कलेक्ट रहेगा, बैक्टीरिया के लिए वो जूस है, वो तुरंत आएगा वहां। तो अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो रखना है, अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो को मेंटेन रखना है। इसके अलावा हैंड हाइजीन और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रखना ही है। अल्टरनेटिव टू इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ऑप्शंस तलाशने हैं। ऑप्शंस तलाशने हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या इन एंड आउट पॉसिबल है या फिर एक्सटर्नल कैथेटर पॉसिबल है। हमेशा पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हुए अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने हैं। इसके अलावा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड डिवाइस टू रिड्यूस अननेसेसरी कैथेटराइजेशंस। पेशेंट बता रहा है सू नहीं आया, कल से नहीं आया, 3-5 घंटे से नहीं आया, उसकी बात सुनते ही तुरंत कैथेटर लेके नहीं दौड़ पड़ना है। यूएसजी करके देख लेने का है कितना यूरिन है। पेशेंट को बोलेंगे जा भाई यूरिन पास करके आ, उसके बाद यूएसजी करके देखेंगे कितना पड़ा है ब्लड में। तो अगर रियल में नीड है तो ही लगाना है, अदरवाइज पेशेंट ने बता दिया तुरंत कैथेटर लगा दिया, ऐसा नहीं करने का है। एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक इंप्रेग्नेटेड कैथेटर, ये मॉडर्न लेटेस्ट कैथेटर आ गए हैं जो मेडिकेटेड होते हैं। वो क्या है? एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल मेडिकेटेड रहते हैं, जो इन्फेक्शन के चांसेस को कम करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस को कम करते हैं। तो ऐसे कैथेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते हुए तुम ये काम करने हैं जिससे कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई के चांसेस कम हो। कर पाओगे ऐसा? या पेशेंट बता रहा है कि सुसुन कौन करने जाएगा, बार बार कैथेटर लगा दो ना मैडम, तो रात में परेशान होती हूँ, तो लगा दो तुरंत भागे। नहीं करना है ऐसा, ऐसा नहीं करेगा। इसी बात पे चॉकलेट खा लेता हूँ, किसी ने दी है, किसी को रैपर चाहिए तो बता दीजिएगा, क्योंकि रैपर मैं खाता नहीं। मजाक कर रहा हूँ भाई। बैठना पाप है। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई के चांसेस को कम किया जा सकता है, रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। वो है कि जब बहुत ज्यादा भयंकर जरूरत पड़ी हो उसी टाइम कैथेटर लगाना है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने दिन की जरूरत है उतना ही टाइम तक कैथेटर लगाए रखें, अदरवाइज रिमूव कर दें। इसके अलावा ट्रेन पर्सन ही, एक्सपर्ट पर्सन ही कैथेटर डालें, जिसको टोटल एसेप्टिक टेक्निक से लेके सारा नॉलेज हो, वही लोग इंसर्ट करें। हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना है, और इंडवेलिंग कैथेटर का अल्टरनेटिव ऑप्शंस तलाश करना है, और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना है कि पोस्ट वाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, एक्चुअल में पेशेंट को कैथेटर की नीड है या नहीं है, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूअर मेडिकेटेड वाले कैथेटर आते हैं उनका इस्तेमाल हो जाए तो और अच्छी बात है। कौन झपकी ले रहा है? बालक, हाथ नीचे। क्या है, शरीर को जहां आराम मिला नहीं तो दिमाग को भी लगता है कि जब शरीर आराम कर रहा है तो मैं काहे जाग रहा हूँ। इसलिए एक एक कील होनी चाहिए बेंच में जो हल्की हल्की चुपती रहे बार बार साइड में, है तो नींद नहीं आए क्लास में, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। या फिर यूं झटका लगते ही हल्का करंट आए, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। कौन सी थेरेपी कहलाती है? प्लेजरेबल रेस्पॉन्स वन प्लेजरेबल में बदलने वाली कौन सी टेक्निक है? हाँ, आवर्जन टेक्निक से क्या कहलाती है? आवर्जन थेरेपी कहलाती है। हो गया। छोटा बच्चा अंदर सुसु कर देता है, उसमें आवर्जन के लिए क्या लगाते हैं? बेड अलार्म भी लगाते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट वाला चीज भी लगाते हैं। जैसे ही सुसु की एक आध बूंद भी आई कि करंट आता है तो जग जाएगा, तो अंदर सुसु नहीं करेगा। कोई अंगूठा टूटता है, थम सकिंग कर रहा है तो बिटर टेस्ट लगा दो, मिर्ची लगा दो अंगूठे पे, नमक लगा दो, नींबू लगा दो, तो जब टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो थम सकिंग नहीं करेगा। तो वैसे ही तुमको सोना मस्त लग रहा है, एक ये ठंडी हवाएं, दूसरी मेरी वाली लोरी, भाई साहब क्या ही बात है ना? तो तुम्हारे लिए जो है सुटेबल एनवायरमेंट बनता है ना, माहौल। हो गया। अब अगली चीज, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया। तो इतना काहे कर रहे हो इसमें? उसी में कोटी में एग्जांपल है अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर। अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन आई हुई है कि कैथेटर किस किस कंडीशन में डालना है, अदरवाइज उसको सबको अवॉइड करना है। तो पेशेंट हैज एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन और ब्लडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस, तो कैथेटर लगा सकते हैं। ये कैथेटर एसोसिएटेड इंफेक्शन को प्रिवेंट करने में इंडिकेशंस है कि एब्सोल्युटली इंडिकेटेड हो उन कंडीशन में ही कैथेटराइज करना है। तो कौन कौन से मरीज है? पहला वाला, यूरिनरी रिटेंशन हो रखा हो एक्यूटली, या फिर ब्लडर के आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो। दूसरी चीज, नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट इन क्रिटिकली इल पेशेंट, जैसे कोई बहुत क्रोनिक या एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जिसमें स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग की जरूरत हो, उस पेशेंट में लगाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जान बचेगी तब तो इन्फेक्शन भी ठीक कर देंगे। तो जब जान पे बनी हो तो कैथेटर लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा जान कौन सी है? अरे जान का मतलब जिंदगी रे, है लाइफ वाली, वो वाला जान ही तो तुम लोग बोलते हो, वो वाला नहीं है। इसके अलावा पेरी ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव यूज ऑफ सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर, इन प्रोसीजर में और कैथेटराइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो पेशेंट अंडरगोइंग यूरोलॉजिकल सर्जरी और अदर सर्जरी ऑन कंटेंजियस स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, या तो कोई यूरोलॉजी की सर्जरी हो रही है या जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की ही सर्जरी हो रही है, तो उसमें तो कैथेटर लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, एंटिसिपेटेड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, आपको पता है सर्जरी लंबे समय तक चल सकती है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लग सकते हैं, तो इतनी देर तो पेशेंट बिना यूरिन पास किए रह नहीं सकता ना। तो जब भी ड्यूरेशन सर्जरी की अगर ज्यादा हो तो कैथेटर लगाना पड़ेगा। रिमूव कब करना है? रिमूव कब करना है? पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी यूनिट में ही रिमूव कर देना चाहिए। जब भी पेशेंट ओटी से बाहर आया, रिकवरी रूम में है, ब्लडर सेंसेशन आ जाए, और अभी नई गाइडलाइन के अनुसार कैथेटर रिमूवल से पहले क्लैंप भी नहीं करना है, क्लैंप भी नहीं करना है। क्लैंपिंग से यूरिन स्टेसिस होता है, यानी कि ब्लडर में यूरिन कलेक्ट रहता है ज्यादा देर, उससे भी यूटीआई के चांस बनते हैं। तो न्यूअर गाइडलाइन के अनुसार कैथेटर क्लैंपिंग बिफोर रिमूविंग इज प्रोहिबिटेड, वो भी याद रखना है। तीसरी बात, पेशेंट एंटिसिपेट टू रिसीव लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन और डायूरेटिक, भाई साहब सर्जरी चल रही है, ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड ज्यादा है, तो ब्लड लॉस रिप्लेस करने के लिए फ्लूइड्स देंगे, फ्लूइड्स ज्यादा देंगे, या फिर पेशेंट को सर्जरी के दौरान डायूरेटिक दे रहे हैं तो कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इंट्राऑपरेटिवली हमको आउटपुट मॉनिटर करना है, ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है कि कितना फ्लूइड दिया और कितना बाहर आया, उसको मॉनिटर करने के लिए भी कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये एब्सोल्युटली इंडिकेशन है पेरी ऑपरेटिवली, मतलब यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी। इसके अलावा टू असिस्ट इन हीलिंग ऑफ ओपन सैक्रल और पेरिनियल वुंड इन इनकॉन्टिनेंस पेशेंट, बहुत ज्यादा ओपन वुंड पड़ा है, या तो पेरिनियल पे है या सैक्रम पे है, तो अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो तो ये वुंड हील नहीं होंगे और इन्फेक्टेड होते रहेंगे, उस कंडीशन में भी कैथेटराइज किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन लाइक पोटेंशियली अनस्टेबल थोरेसिक और लंबर स्पाइन, मल्टीपल ट्रॉमेटिक वाले पेशेंट, पेल्विक फ्रैक्चर वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो लगातार ऐसा पता चल रहा है कि कम से कम 15-20 दिन महीने भर बेड रेस्ट पे ही रहेगा, उसके लगाया जा सकता है, उसके लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंप्रूव कंफर्ट फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब क्या भाई? कि कोई केयर करने वाले नहीं, पोते नालायक बेटे नालायक, वो बार बार भिगा ही रहेगा क्या मरते समय भी सुसु से ही? तो उस समय भी लगा सकते हो। यूटीआई की चिंता नहीं करनी है, कम से कम उससे तो छुटकारा पाए कि पेशाब में भरा हुआ लेटा पड़ा है, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी कैथेटर लगाया जा सकता है कि खुशी खुशी निकल सके कम से कम बिना सुसु से भिगे हुए। ठीक है। हम्म। हाँ, गोल्डन सावर, ये तुमको कितना याद रहा? क्या बोलते हैं उसको? क्लीजमो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? गोल्डन सावर, क्या है गोल्डन सावर? हम्म। यूरोफिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूरोफिलिया, यूरेलेंगिया और गोल्डन सावर। जिनको नहीं पता वो नहीं लिखा ये वर्ड, आगे पढ़ाएंगे तब लिखना है। हो गया। अच्छा, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो, मुंह से ना लिखो बिल्कुल भी। अबे क्या बच्चों की तरह गलतियां कर रहा है, कॉपी में लिख लेना कुछ। हाँ बेटा, हाँ जाके आओ।
व्हाट इज एन कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछा जाए तो इकोलाई है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको ख्याल रखना है कि कैथेटर की जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो उसी पेशेंट को लगाएं। अगर सर्जरी के दौरान लगाया गया प्री ऑपरेटिवली तो पोस्ट ऑपरेटिवली तुरंत निकाल दिया जाए। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करें, जिसको लगाना आता है, एक्सपर्ट है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और एसेप्टिक टेक्निक्स का नॉलेज हो, वही लोग लगाएं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है जिसमें जनरल यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी हो उसमें लगा सकते हैं, लंबी सर्जरी चलेगी उसमें लगा सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनवॉल्यूपल्विक इंजरी, इन कंडीशन में भी लगाया जा सकता है, या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर में जरूरत है पेशेंट की कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए तो लगा सकते हो। क्या? कैसे? मैंने मेरा तो काम यही है याद रखने का। तुम्हारा भी हो जाएगा अगर तुम पढ़ोगी बार बार तो। इसमें याद रखने की चीज ही नहीं है, अगर मन से सोचोगे तो अपने आप ये सारे पॉइंट याद ही रहेंगे। मन से कैसे सोचते हो? मन से कैसे सोच सकते हो कि भाई साहब ऐसे सिनेरियो सोचो कि कैथेटर के इन्फेक्शन को बचाने के तरीके क्या हो सकते हैं? सीधी सी बात, तो पहले सबसे पहले तुमको याद आएगा सेप्टिक टेक्निक से डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात, और कैथेटर लग गया है तो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है कि यूबैक कनेक्ट नहीं किया, यानी कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम ही छोड़ दिया है तो, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन नहीं किया तो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर डाल रहे हैं, एडिक्वेट पेरिनियल केयर और कैथेटर केयर नहीं किया हो तो। इसके अलावा फ्लूइड इंटेक बहुत कम ले रहा है, पानी नहीं पी रहा, रोज एक दो ग्लास पानी पी रहा है तो भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा जरूरत किनको पड़ेगी, तो जरूरत वाले पेशेंट फाइंड आउट करने हैं, अननेसेसरी कैथेटर लगाना नहीं है, एक्सपर्ट ही लगाएगा, स्टाइल टेक्निक से ही लगाएगा, लंबी सर्जरी चल रही है तो लगा देगा, या फिर जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई सर्जरी है तो लगाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पेल्विक इंजरी है तो लगाएगा, या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर में लगाएगा। एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब है क्रॉनिकली इल पेशेंट है, कंप्लीटली बेड रिडन है, कोई केयर करने वाला है नहीं, इनकॉन्टिनेंस हो रखा है, दिन भर सुसु से भीगा रहता है, कोई केयर नहीं कर रहा है, तो भाई साहब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए, कंफर्ट देने के लिए कैथेटर लगा सकते हैं। मॉलिकॉट कैथेटर और मशरूम कैथेटर कौन सी कंडीशन में यूज करते थे या करते हैं? किसमें करेंगे? हम्म किसमें करेंगे? हाँ, नेफ्रोस्टोमी में करेंगे, एम्फाइमा में कर सकते हैं चेस्ट ट्यूब की जगह। याद कर लो बे, काहे करते हो ऐसा? जिसने लिख लिया है ना वो पढ़े, इसको रीड करें, पड़ोसी से घुसर घुसर बिल्कुल ना करें, मुंह पे हाथ रख के बात करने पे भी मुझे पता चलता है। क्या करें, रहा नहीं जाता, बातें ऐसी अंदर कुलबुलाहट कर रही है ना कि क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है ना। साइलेंस एक बहुत बड़ी कला है, तपस्या है, वो हर किसी से नहीं हो सकती, स्पेशली गर्ल्स से तो। नहीं, कई लड़कियां हैं, गंभीर सिंह बनी हुई बैठी है वो। गंभीर सिंह मतलब, गंभीर को बोलते हैं सीरियस, और सिंह को क्या बोलते हैं, लॉयर, तो गंभीर सिंह में सीरियस लॉयर। हो गया, अब इतना क्या करोगे यार, हो गया। मुंह से ना लिखो रे भाई, मुंह से लिखोगे तो मैं पूछूंगा, मुझे बता दो तुम। कुछ पूछ ही लेता हूँ खड़ा निकम्मा, क्या करूंगा। देख रहे हो तुम, देख रहे हो विनोद? हम्म? निकम्मे रहने की आदत ही नहीं है, हैं? देख रहे हो विनोद? जिसको विनोद को विनोद बोलते हैं, विनोद नाम है एक, ये काल्पनिक नाम है एक। किधर फिक्स करेगा बेटा कैथेटर? वेयर यू फिक्स द ट्यूबिंग ऑफ यूरिनरी कैथेटर, वेयर यू फिक्स ट्यूबिंग ऑफ यूरिनरी कैथेटर। हम्म अरे भाई, कैथेटर लगाया, उसका ट्यूबिंग है ना, यूरोबैक ट्यूबिंग, किधर फिक्स करेगा? हम्म हम्म अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तुम बताओगी, डरो मत। डर गई ना? हाँ, नहीं डरी, बताओ फिर, बताओ। पोजीशन बता दो, कैथेटर लगाने में पोजीशन कौन सी देते हैं? होशियार हो गए। किसे इन्फ्लेट करेंगे बेटा, बैलून है? डिस्टिल वाटर से करेंगे, एनएस से काहे ना करेंगे। हो गया। अब क्या है इसमें, जल्दी करो यार। हो गया। तुम मुंह से बातें कर रहे हो, जब से पता चला है मेरे को तुम्हारा मामला खराब है। 5 सेकंड का टाइम है, वन। ये तुमको बता दिया मैंने। प्रिंसिपल ऑफ फॉलिस कैथेटर कौन है? ग्रेविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉलिस कैथेटर या फॉलिस कैथेटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो याद रखना है ग्रेविटी। अब आगे ऑक्सीजन लगाएंगे अब। तालियों की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सांस है,
बस करो, अरे बस करो, अरे बस। हाँ नींद उड़ेगी, बजाओ बजाओ, कहीं सो रहे हैं, नींद उड़ जाएगी। हाँ बस बस बस, सोने वालों की नींद उड़ा दी गई है। चलो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना सांसें उखड़ जाएगी, रुक जाएगी। हाँ, और सांसें हमेशा के लिए छीन ली जाएगी इसकी कमी होगी तो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे अब तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, कितनी ऑक्सीजन खींच रहे हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? कितना है तुम्हारा FiO2? जो तुम नॉर्मल अभी सांसें खींच रहे हो ना, इसको FiO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FiO2 बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, और वो कितनी है? क्योंकि एनवायरमेंट में 21% ही है ऑक्सीजन। कितनी है? तो तुम मान के चलो तुमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसका मतलब तुम पूरी खींच रहे हो, है ना? तो 21%। कितना होता है FiO2 नॉर्मल का? 21%। FiO2 जितना हाई होगा, उतना ही पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। FiO2 इंडिकेट करती है कि पेशेंट सांस ले नहीं पा रहा, बहुत हाई लेवल पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, FiO2 100 पे चल रहा है, इसका मतलब है खुद से सांस है, कुछ नहीं ले रहा, पूरी की पूरी ऑक्सीजन दी जा रही है, खुद तो हो ही नहीं रहा कुछ। तो FiO2 जितना ऊपर होगा, इसका मतलब पेशेंट की रेस्पिरेटरी एफर्ट बिल्कुल नहीं है, और पेशेंट को हाई लेवल की ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा ये तो है इंस्पायर्ड वाला। अगर तुमसे पूछ तुम सांसें जब बाहर छोड़ते हो, उसमें कितना है? कितना है? वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो एक्सपायर्ड में क्या है, कितना है? 16%। अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा कि एक पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट आ गया सडन, और तुम CPR कर रहे हो और माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे हो, कितना परसेंट FiO2 दे रहे हो? कितना दे रहे हो? अबे माउथ टू माउथ ब्रीथ देने का मतलब है तुम सांस है उसके मुंह में फूंक मार रहे हो ना, तो फूंक मार रहे हो मतलब एक्सपिरेशन है, तो इसका मतलब कितना कर रहे हो? 16%। तो ये भी याद रख लेने का है। सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है एनवायरमेंट में? कितनी, कौन होती है? बहुत बढ़िया, चलो लगभग 78% है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है भाई? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। दिखी नहीं तुमको? दिख रही है क्या? ना कोई खुशबू आ रही, खुशबू जो आ रही है वो कूलर की आ रही है, पीछे नाला है उधर की आ रही है, वो मिक्स हो रही है, बट ऑक्सीजन में कोई स्मेल नहीं है, और ये बहुत वाइटल है, एसेंशियल है इंसान को जिंदा रहने के लिए। और ऑक्सीजन थेरेपी क्या होगी कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे एनवायरमेंट के प्रेशर से ज्यादा का, यानी कि 21 से ऊपर का प्रेशर से अगर हम सप्लाई करेंगे तभी ऑक्सीजन थेरेपी हो पाएगी, उससे नीचे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कलर क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर का? रेड। गर्दन कैसी है ऑक्सीजन सिलेंडर? व्हाइट। ऑक्सीजन सिलेंडर का टॉप और नेक है जो व्हाइट कलर का है, और बाकी जो बॉडी है पूरी कैसी है? कोयला। हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन की कमी होते ही आवाज यही आती है, मालिक मालिक, सांसें उखड़ रही होती है। ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है और पेशेंट ने बीड़ी जला ली तो क्या होगा भैया? हुआ है ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल के दिल्ली के में एक ICU में पेशेंट को नेजल कैनुला से ऑक्सीजन लगी थी, और उसको क्या पता बेचारे को, उसने इधर देखा कोई नहीं ICU में, एक दो ही मरीज थे, स्टाफ भी रात में सो गया, उसने अपनी बीड़ी निकाली, मुंह जल गया, और आधे बेड भी जले, लोग भागे भागे आके बचाया। तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, आग को और बढ़ावा दे रही है, तो ध्यान रखना है ऐसी गलती ना करें, बीड़ी बिल्कुल ना पिए, आग बिल्कुल ना जलाएं। हाँ, बीड़ी और सिगरेट 5 बैन ही है। मोस्ट कॉमनली स्मोक्ड टाइप इंडिया में है वो बीड़ी। वो कौन है? बीड़ी है, बीड़ी। मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया, सबसे ज्यादा नशा किया जाने वाला सब्सटेंस टोबैको है। कौन है? टोबैको। तो टोबैको किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, बीड़ी फॉर्म में, सिगरेट फॉर्म में, हुक्का, चिलम, और सिगार, जर्दा, गुटखा, गांजा, और या फिर वो एक डिब्बी आती थी पुराने जमाने में, वो नाक से यूं, वो कई तरह के हैं। हम्म आईवी, टोबैको की आईवी इंजेक्शन लगाएगा लोगों को? आईवी नहीं लेते भाई, है? अच्छा, मैंने सुनाई दिया आईवी, मैंने कहा आईवी कैसे लेंगे? हाँ हाँ, कोई ना, टेंशन काहे ले रहे हो गया ये। तो ऑक्सीजन याद रखना है। ऑक्सीजन के सोर्सेस हॉस्पिटल में क्या हो सकता है? या तो सिलेंडर होगा, या सेंट्रल सप्लाई वाले होंगे वॉल माउंटेड, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, या वॉल माउंटेड सेंट्रल सप्लाई होगी, पाइपलाइन होगी। सिलेंडर हो सकता है, या वॉल आउटलेट और पाइपलाइन हो सकती है। तो ऑक्सीजन हमेशा ह्यूमिडिफाइड लगाते हैं, तुम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ह्यूमिडिफाइड। बिना ह्यूमिडिफायर के अगर ऑक्सीजन लगाएंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, ड्राइनेस कॉज करती है। बिल्कुल। तो हमेशा ह्यूमिडिफायर में पानी डालते हैं, वो कौन सा पानी है? डिस्टिल वाटर और स्ट्राइल वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? डिस्टिल वाटर और स्ट्राइल वाटर डाला जाता है ह्यूमिडिफायर में, और एटलीस्ट 24 आवर्स में वंस चेंज करना है, 24 आवर्स वंस चेंज करना है। हाँ। अब ऑक्सीजन लगाएंगे कई तरीकों से लगाएंगे, नेजल प्रोंग से लगाएंगे, नेजल प्रोंग ऑल्सो नोन एज नेजल कैनुला,
उसके अलावा नेजल कैथेटर था जो अब यूज नहीं होता है, पर कई बेवकूफ किताबों ने उसका आंसर दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नेजल कैथेटर, गलत है वो, ऐसा यूज होता नहीं है। इसके अलावा मास्क जो होते हैं वो नॉर्मल मास्क हो सकता है, नॉर्मल यानी सिंपल ऑक्सीजन मास्क। इसके अलावा वेंचुरी मास्क हो सकता है, नॉन रिब्रीदर हो सकता है और पार्शियल रिब्रीदर हो सकता है, ये तो हो गए मास्क के टाइप। इसके अलावा कोई ट्रकोस्टोमी वाले को तो ट्रकोस्टोमी कॉलर से दे सकते हैं, पट्टी सी बंदी होगी, डायरेक्ट ट्रकोस्टोमी से अटैच कर देंगे पाइप, या फिर टीपी से दे सकते हैं, या फिर एम्बू बैग से दी जा सकती है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, या फिर बाईपैप और सीपैप मशीन होती है उनसे दी जा सकती है। ये सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों को देखेंगे आज। हो गया था? अरे हो गया लिखिए। हाँ, ये देखो, हाँ किधर आवाज आया, हो गया हो गया। फिर देखो भाई साहब, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये वॉल माउंटेड, अगर वॉल माउंटेड में कलर पूछा जाए तो कौन सा कलर का है ऑक्सीजन वाला? व्हाइट व्हाइट व्हाइट, कौन सा वाला है? बस। सिलेंड्रिकल इन शेप है, हेवियर देन एयर होता है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दो वे से हो सकती है, सिलेंडर से। स्टोर्ड अंडर सिलेंडर को कितने प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं? तो 2200 पाउंड, जिसको बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में 1000 केजी पर स्क्वायर इंच, पीएसआई। क्या बोलते हैं? पीएसआई, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीएसआई। और जो सेंट्रल सप्लाई वाले हैं उनका प्रेशर होता है 50 to 60 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो हॉस्पिटल में सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, एक सिलेंडर, दूसरा सेंट्रल सप्लाई और पाइपलाइन। सिलेंडर का प्रेशर 2200 पीएसआई, और जो पाइपलाइन वाला है वहां ऑक्सीजन प्लांट होगा, उसमें जो प्रेशर होता है वो 50 to 60 पाउंड होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक हो तुम लोग? हम्म? या सोरेले हो? हम्म? अरे भाई सोरेले हो कि पढ़रेले हो? हाँ, सोरेले तो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले तो पढ़रेले होंगे, हैं? हो गया ये? चले आगे? ओके, रुकते हैं भाई। तो ऑक्सीजन कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस है, एनवायरमेंट में 21% होती है। और 21% अगर पूछा जाए कि नॉर्मल पर्सन जिसको कोई ऑक्सीजन नहीं लगी है उसका FiO2 कितना होगा, तो आपको बता देना है FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का पूछा जाता है, और वो कितना है? 21%। अगर एक्सपायर्ड में पूछा हो प्रेशर, तो आपको बताना है 16। अगर किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को सीपीआर के दौरान माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हो, इसका मतलब आप 16% FiO2 सप्लाई कर रहे हो। कितना? 16%। क्या हुआ रे? है? क्या बोले? क्या बोल रहा? क्या चाहते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हो? है? अरे ब्लू नाइट्रस ऑक्साइड है, येलो वैक्यूम का है, सक्शन का वैक्यूम का है भाई। ग्रे CO2 का है। मतलब ये फोटो डाल के गलती कर दी मैंने? मैं क्या बताऊं दूसरी गैसों का भाई, मैं पढ़ाई ऑक्सीजन रहा हूँ। कोई नहीं, लिख लो। ये हॉस्पिटल सेटअप्स में कई कलर कोड स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। हो गया भाई? अरे हो गया। ओके। हाँ, अब देखो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आप या ऑटो थेरेपी को इफेक्टिवनेस कैसे मेजर कर सकते हो? तो कैसे मेजर करेंगे? नॉन इन्वेजिव में आपका पल्स ऑक्सीमेट्री है। नॉन इन्वेजिव में क्या है? पल्स ऑक्सीमेट्री। इन्वेजिव में आपका एबीजी ब्लड, क्या है? एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है। तो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री में हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? पल्स ऑक्सीमेट्री से हम देखते हैं SpO2। क्या होता है ये? फुल फॉर्म बताओ जरा। है? पार्शियल कैसे हुआ बेटा? एस से क्या होगा? सैचुरेशन। पी से क्या है? पार्शियल। भाई साहब बचपन से सैचुरेशन पढ़ रहे हो और सैचुरेशन की फुल फॉर्म नहीं पता है? ऐसे करोगे निहाल? हाँ, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन, पेरिफेरल ऑक्सीजन। लगा झटका? हाँ, क्या देखते हैं इसमें हम? क्या देखते हैं? क्या मेजर करेगा? अरे भाई ऑक्सीजन ब्लड में जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, एफाइनिटी हो गई या चिपक के कहा जाती है, सप्लाई होती है सिस्टमिक में, तो क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखते हैं। किसका देखते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। सबसे बेस्ट मेथड
और मोस्ट रिलायबल मेथड टू चेक और साइट टू चेक SpO2 इज, SpO2 बोल रहा हूं मैं, एबीजी क्या एबीजी? अरे भाई साहब, मोस्ट रिलायबल साइट टू चेक एबीजी, एबीजी नहीं सॉरी SpO2, बताओ। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी एबीजी हो गया हूँ। हाँ, मोस्ट रिलायबल साइट टू चेक SpO2 बताओ कौन सी है? अरे जहां भी कैपिलरीज का बंचेज ज्यादा होगा, माइक्रो ब्लड वेसल्स ज्यादा सप्लाई होगी, वहां SpO2 अच्छा आएगा। तो कहाँ आएगा? कान पे आएगा। कहाँ आएगा? कान पे। तो मोस्ट रिलायबल साइट टू चेक SpO2 इज ईयर लोब। कौन है? ईयर लोब है। सबसे फास्टेस्ट टेम्परेचर रूट कौन सा था? कौन सा था? कितना सेकंड? 2 to 3 सेकंड। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए तुम वैसे। अच्छा 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 अच्छा, राइटिंग बहुत सुधार ली है मैंने, प्रैक्टिस करी थी कल पूरे दिन। कल तुम लोग टेस्ट दे रहे थे ना, तब तक मैं हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, चल हो गया लिखे भाई, अब चलने आगे। अरे गधों, ओ प्यारे गधों। नॉर्मल गधों नाराज हो सकते हैं, इसलिए आगे प्यारे लगाना पड़ा। नाराज नहीं होना है। अब देखो क्या क्या ध्यान रखोगे। ऑक्सीजन चल रही है तो क्या ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस क्या रखोगे? तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहना कर, अगर FiO2 मोर देन 50% है लगातार 48 आवर्स तक, तो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा आग लग सकती है, आग लगा देंगे, आग है तो आग लग सकती है ऑक्सीजन से। तो केयरफुल रहना है, कोई भी आग जलने वाली फायर वाली चीजें दूर रखनी है। जब भी ऑक्सीजन के पास, सोर्स के पास या पेशेंट के लगाई हुई हो, उस समय आग वाली चीजें हमेशा दूर रखनी है। क्या हुआ? ये रक्सी हंसी क्या इंडिकेट करती है? क्या कह रहे हैं? समझा नहीं हमको भाई। इसके अलावा ऑक्सीजन स्पेशली न्यूबॉर्न बच्चों में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, जिसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया बोलते हैं। जब भी ऑक्सीजन ज्यादा दे दी जाएगी तो क्या होगा? हम्म हाँ, आइज न्यूबॉर्न में स्पेशली, न्यूबॉर्न में हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही हो, आइज कवर नहीं करेंगे तो, और वो भी मेनली एटलीस्ट 24 to 30 आवर्स ऑक्सीजन लगातार हाई फ्लो चल रही हो, उसके बाद डेवलप होने की रिस्क रहेगी। वो आगे लिखवाऊंगा, इसको छोड़ दो, अभी इतना ही लिखो। वो लाइन लिख ली कि FiO2 अगर 50% से ज्यादा रहेगा 48 आवर्स के बाद, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा फायर के भी चांसेस है। अब सिस्टम आगे, लो फ्लो हाई फ्लो सिस्टम, लो फ्लो एंड हाई फ्लो सिस्टम। तो लो फ्लो सिस्टम में कौन कौन है? ये नॉर्मल मास, कैनुला, ये सब है। हाई फ्लो में आपको, हाई फ्लो में कौन आएगा? स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग क्लाइंट्स ब्रीथ। इसमें आप वेंचुरी मास्क हो गया, टी पीस हो गया, या ट्रैकेस्टोमिक कॉलर हो गया, ये सब किसमें आएगा? हाई फ्लो में आएगा। तो लो फ्लो वाला नॉर्मल जो सारे मास्क और कैनुलाज है वो है। उसके अलावा हाई फ्लो में हम वेंचुरी को देखेंगे, इसके अलावा ट्रैकेस्टोमिक कॉलर और टी पीस। सिंपल ऑक्सीजन मास्क को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? फेस मास्क होगा ना, कान पे थोड़ी लगाओगे मास्क, वो दूसरा नाम हुआ। हद कर दी भाई साहब, ऑक्सीजन मास्क फेस पे ही लगाओगे, कान पे लगाओगे, तो फेस मास्क दूसरा नाम कैसे हो गया? ये तो नॉर्मल नाम है उसका, सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क, ये तो पूरा नॉर्मल नाम है ना। है? मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम ही यही है। दूसरा नाम जब आएगा तब बताऊंगा। हडसन मास्क बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं? हडसन मास्क, हडसन, HUD, हडसन। हाँ, हडसन मास्क। अभी मत लिखो, आएगा आगे, वहां लिखेंगे। अभी तो मुझे ऐसे याद आ गया, तो कुलबुला कर रहा था बाहर आइडियाज, तो बताना पड़ा मुझे मजबूरी में। कोई नुकसान तो नहीं कर दिया बता के? बातें कम करते हुए पेन चलाएं, और दिमाग को शांत रखते हुए सिर्फ और सिर्फ नजरें बोर्ड पे गड़ाए रखना है। एक एक अक्षर कीमती है। ये एक एक वर्ड आपको महीने के लाख रुपए दिलाने में मददगार साबित हो सकता है, अगर मन से पढ़ा जाए तो किसी वर्ड को हल्के में ना लें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन गलत करके और बाहर हो जाओ तुम, इसलिए ध्यान से देखते रहें, और लगातार ध्यान सिर्फ और सिर्फ इधर बना के रखें। आपस में गुट चौथ लड़ाना बाद में भी हो सकती है। तुमने यूट्यूब पे साइकेट्री क्लास नहीं देखी? देखो, हम्म कहाँ देखी? व्यू ही नहीं आया, तुम तो 500 तो यहाँ बैठे हो। नहीं आए, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं देखी हो तो पढ़ लेना, फायदा ही है, डिफेंस मैकेनिज्म को जान पाओगे। ठीक है, चलो हो गया भाई, चले आगे। नहीं हुआ? अरे अभी से इतना धीरे काय पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है तुम्हारा। कितना भी रुकोगे, ये स्लाइड लास्ट नहीं हो सकती ना, तो जल्दी लिखो, इसमें फायदा है। हो गया अब? आप देखेंगे नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर। तो कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द नॉस्ट्रिल्स। कहां लगाएंगे कैथेटर? नाम से दिख रहा है नेजल कैथेटर, तो नेजल कैथेटर नाक के छेदों में लगाएंगे और उसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? नॉस्ट्रिल्स। लेंथ कहां से कहां तक नापेंगे? ऐसा एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो साइड ऑफ द नोज टू द टर्गस ऑफ द ईयर, एंड टर्गस इज छोटा कान टूथ का। है? ये है टर्गस। है?
तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, नाक के साइड से, नोस्ट्रिल के एकदम साइड से होते हुए छोटे कान तक वो लेंथ मेजर करनी है। इसके अलावा इंसर्टेड इनटू द नोज अप टू द यूला एंड हेल्ड इन प्लेस बाय एडहेसिव टेप। देखा है कभी? अरे कुछ नहीं है, नाक में एक कैनुला डालेंगे, कैथेटर होता है, सिंपल जैसा कैथेटर होता है, सक्शन कैथेटर, वैसा एक कैथेटर होता है। इसकी आइडियल लेंथ 40 to 50 सेंटीमीटर होती है और नाक में लगा देते हैं सीधा, सिंपल ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट किया ट्यूबिंग से और ये कैथेटर नाक में इंसर्ट कर दिया और ऑक्सीजन चला दी गई। ये वाला है कैथेटर मेथड। और ये कैथेटर 8 से 12 घंटे में चेंज करना चाहिए, पोजीशन चेंज करना चाहिए। क्या करना है? पोजीशन चेंज करनी चाहिए एटलीस्ट 8 to 12 हावरली। पहले इधर नोस्ट्रिल्स में, 8 से 12 घंटे बाद दूसरी तरफ नोस्ट्रिल्स में, अदरवाइज इरिटेशन कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है। तो इंजरी को, नोस्ट्रिल्स को इंजरी से बचाने के लिए चेंज करने हैं नोस्ट्रिल्स। कितनी ऑक्सीजन दे देगा? 2 से 4 लीटर फ्लो रेट हो सकती है पर मिनट इसकी, 2 to 4 लीटर। और देखने में ऐसा होगा। कहीं ऐसा फोटो है, उसको राइस ट्यूब ना करके आए, लग रहा है राइस ट्यूब जैसा फोल्ड किया हुआ सा है। सेक्शन कैथेटर की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ये राइस ट्यूब जैसा ज्यादा लग रहा है, बट उसको राइस ट्यूब से डिफरेंशिएट कर सकते हो। राइस ट्यूब में रेडियो ओपेक लाइन होती है। क्या होती है? अंदर रेडियो ओपेक लाइन होगी, इसमें कुछ नहीं, एकदम साफ चकाचक पड़ा है। तो जो रेडियो ओपेक लाइन, ब्लैक लाइनिंग नहीं दिख रही है, ऐसे ही तुम नॉन रिब्रीदर और पार्शियल रिब्रीदर मास्क को देखने से पहचान नहीं सकते। दोनों एक जैसे हैं थैली वाले, दोनों के पीछे एक थैली लगी है, सिर्फ फर्क ओनली वॉल का है, दोनों बाकी दोनों सेम है। आएगा वो तब देखेंगे। पहले नेजल कैथेटर देखो। तुम्हारी कोई पीआर टारगेट में एक बेवकूफ क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल। अब तुम भी सोचो, तुमने ऑक्सीजन लगाई क्या, देखी क्या ये आज तक? तो काय हो गया मोस्ट कॉमन? पुराने जमाने में जब बाकी फैसिलिटीज, बाकी तरह के मास्क नहीं थे, उस जमाने में सिर्फ ये पाइप आती थी। ये ओनली ऐसे इरिटेबल चाइल्ड और न्यूबॉर्न बच्चों में लगाते हैं, ताकि बच्चा क्या है, मास्क लगा के नहीं रखता, कैनुला लगा के नहीं रखेगा, बार बार रोएगा, उसको इरिटेबिलिटी होती है, तो इससे ये इंसर्ट भी नहीं करते, बच्चों के नाक के बाहर ही रखा रहता है बस। इसके अलावा इसका कोई यूज आज तक हमें दिखा नहीं, तो ये मोस्ट कॉमन हो नहीं सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्वेश्चन जिस किताब में दिया है एग्जाम में आ जाए तो तुम वही राइट कर देना भाई, बाकी ये है नहीं मोस्ट कॉमन। तुम्हारे किस्मत अच्छे होंगे तो राइट हो जाएगा, पर वो आएगा नहीं, अभी जमाना बदल गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, आ गया तो उसी बुक से आया और बुक का आंसर राइट कर देना भाई, बाकी जगह ऐसा क्वेश्चन है नहीं ना, उसी बुक में है, आया है तो उसी से लिया है, उसी से लिया तो आंसर भी वहीं से लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मेजरमेंट किधर से किधर, साइड ऑफ द नोज टू द टर्गस ऑफ द ईयर। ये लेंथ किसकी है? इतना इंसर्ट करना है, इतना इतना इंसर्ट करना है, तो इतना इंसर्ट करेंगे नोज में। बाकी लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर आती है, ये बात याद रखना है। और ये फ्लो रेट ऑक्सीजन कितना डिलीवर कर सकता है? तो 2 to 4 लीटर कर सकता है। हो गया तो चलो आगे, ये देखो ऐसा है, टेप से फिक्स कर दी बच्चे के यहाँ और ट्यूब डाल के लेटा दिया। अगर ऐसा फोटो देके पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड, आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड, तो तुमको आइडेंटिफाई करना है ये नेजल कैथेटर है। वहां नेजल कैनुला भी ऑप्शन में होगा, वो कैनुला नहीं है, ये क्या है? ये नेजल कैथेटर है। तो ये फोटो खोपड़िया में चिपका लो, अंदर अंदर अंदर, बाहर नहीं। अब आया नेजल कैनुला, क्या आया? नेजल कैनुला, जिसको नेजल प्रोंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में? नेजल प्रोंक्स कहा जाता है। और इसमें दो कैनुला अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नेजल प्रोंग में या नेजल कैनुला, इसको हम नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग बोल सकते हैं। जो दो आगे यूं टुचके होते हैं नाक के अंदर जाने वाले, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ कितनी होती है? तो उसकी लेंथ ये भाई साहब 1.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। यूज फॉर लो मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये भाई साहब 24 से लेके 44% तक ऑक्सीजन दे सकता है। फ्लो रेट इसकी 1 to 6 लीटर पर मिनट है। कितनी है? 1 to 6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। इसके अलावा केयर ऑफ नेल्स विद वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट्स एंश्योर दैट क्लाइंट इज नॉट माउथ ब्रीदर। ये ध्यान रखना है कि इंसान अगर नाक से सांस ना लेके मुंह से फू फू कर रहा है तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस नहीं आएगी सांस लेने का। इफेक्टिवनेस, जो ऑक्सीजनेशन चल रहा है उसकी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, CO2 बहुत ज्यादा खींच लेगा और ऑक्सीजन सप्लाई का इफेक्टिवनेस आएगा नहीं। FiO2 मेंटेन होगा नहीं, परसेंटेज जो 24 से 44 वाला है ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। और इनमें जो FiO2 और परसेंटेज ऑफ O2 है वो वेरिएबल रहती है, फिक्स नहीं रहती, क्योंकि एनवायरमेंटल एयर मिक्स हो रही है, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है कोई, एनवायरमेंटल एयर मिक्स हो रही है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नाक में तो दो कैनुला लगाए, बाकी हवाएं सब मिक्स हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो एग्जैक्ट FiO2 या ये परसेंटेज नहीं आएगा, ये वेरिएबल रहेगा। कैसा रहेगा? वेरिएबल रहेगा। ये देखो ये वाला है, ये जो है इसकी साइज 1 पॉइंट लेंथ है जो 1.5 सेंटीमीटर है। ये सबसे कंफर्टेबल, इसमें इंसान लगाया हुआ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है ना। दूसरे वाले मास्क लगाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, बातें नहीं करेगा, बातें करने में आवाज बाहर नहीं आएगी क्लियरली, है। तो ये वाले मास्क लगाए हुए खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, ये कंफर्टेबल है, एक पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है, सुटेबल है, घर पे भी इस्तेमाल कर सकता है इसका। जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि दूसरे तरीके के मास्क लाइक सिंपल फेस मास्क और रीब्रीदर और पार्शियल रीब्रीदर या नॉन रीब्रीदर से ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है और पेशेंट को आप खाना खाना है बट ऑक्सीजन देना है उसको, तो किसे दोगे? वो हटा देंगे, नेजल कैनुला लगा देंगे जब तक कि खाना खा ले। वो जब तक खाना खाएगा तब तक नेजल प्रोंग से पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएंगे। तो ये प्रोंग्स का इतना फोटो बना लेना दिमाग में या डायरेक्ट कॉपी में,
बस इतना। और दो जो ये टुचके हैं इनकी लेंथ लिख लेना 1.5। हाँ हो गया लिख के। हम्म हो गया तारे। वाह वाह वाह। अब देखो फायदे क्या है इसके। तो क्या लिख रहे हो इतना, लिखो भाई। डायग्राम बना रहे हो, ऐसे ही बना लो। डायग्राम में क्या देख के बनाओगे क्या, एक पाइप लगा के दो यूं निकाल दो ना। हो गया। अब देखो नेजल कैनुला के बारे में और ज्ञान की बातें क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि नेजल कैनुला भाई लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम है, लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड है। लो फ्लो का मतलब क्या, कितना दे रहा है, 1 to 6 दे रहा है। तो अब 1% पे कितना देगा, अगर 1 लीटर पे चल रहा हो तो 24 FiO2 मेंटेन करेगा या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देगा। 2 पे होता है 28, 3 पे 32, 4 पे 36, 5 पे 40 और 6 पे 44। तो 24 से 44 तक का परसेंटेज ऑक्सीजन देता है या FiO2 देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेजल कैनुला से पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है 3 लीटर पे, कितनी, 3 लीटर पर मिनट पे। मतलब 3 लीटर पर मिनट पे चल रही है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 कितना परसेंट होगी, तो आपको याद रखने का है कितना। हाँ तो ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा नर्सिंग प्रायोरिटी और इंटरवेंशन क्या है, जब भी कैनुला लगा के सांस ले रहा है कोई तो क्या करना है, फ्रीक्वेंटली दैट बोथ प्रोंग्स आर इंक्लाइंड नेयर, ये ध्यान रखना है। पता चला ट्यूब तो यूं लगा के यहाँ बांधी हुई है, बट जो टुचके थे वो एक नाक के यहाँ बाहर पड़ा, दूसरा यहाँ बाहर पड़ा है, या एक अंदर है एक बाहर है यूं, तो ऑक्सीजन कहां से जाएगी। तो ध्यान रखना है दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर हो, वो प्रोंग्स दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर फिट हो प्रॉपर, वो चेक करना है आपको। इसके अलावा नेवर डिलीवर मोर देन 2 to 3 लीटर पर मिनट, ये ठीक है। ये बात और कि कोई पेशेंट क्रोनिक लंग डिजीज वाला लाइक सीओपीडी वाला है, उसको 2 to 3 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं, नहीं तो टॉक्सिसिटी और CO2 रिटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है सीओपीडी वाले में, सीओपीडी का पेशेंट है या क्रोनिक लंग डिजीज का पेशेंट है तो 2 to 3 लीटर पर मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो नहीं रखेंगे, उससे ज्यादा का फ्लो नहीं रखेंगे। इसके फायदे क्या है नेजल प्रोंग के, कि पेशेंट बातें कर सकता है, खाना खा सकता है, कि पेशेंट बातें कर सकता है, खाना खा सकता है और घर पे भी आराम से इसका यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो डिसएडवांटेज इरिटेशन कर सकता है, नोस्ट्रिल्स को इरिटेट कर सकता है, फिर नेजल और फेरेंजियल म्यूकोसा को इरिटेट कर सकता है। और यहाँ अगर फ्लो रेट 6 से ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है, पाइप के जो होल्स है, प्रोंग्स के जो होल्स है, वो इतनी ऑक्सीजन दे पाएंगे 1 to 6 लीटर। अगर उससे ज्यादा करोगे तो FiO2 जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगी, वेरिएबल्स होगी, जो एक्चुअल हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी, 6 से ज्यादा जा नहीं पाएगा। तो याद रख लो इसके बारे में कई कई बातें कि 1 to 6 लीटर फ्लो पे चलाया जा सकता है। 1 लीटर पे चलेगा तो ऑक्सीजन और FiO2 का जो परसेंटेज है वो 24, 2 पे 28, 3 पे 32, ऐसे 4 का मार्जिन पे चलते जाओ और 6 आते तक कितना हो गया, 44 हो गया। और इसका फायदा यही है, होम सेटिंग में भी पेशेंट इसके द्वारा ऑक्सीजन ले सकता है, टाइट सीलिंग रिक्वायर नहीं है और ऑक्सीजन लगाए लगाए बातें कर सकता है। बातें बहुत जरूरी है, तुमको पढ़ाई के बीच में ज्यादा जरूरी है, तो ऑक्सीजन के साथ तो बातें करेगा ही। तुम सोई या पेन, गिरा तो पेन है। मुझे पता था तुम बहुत वक्त लगाने वाले हो, इसलिए मैं बैठा हुआ है, अदरवाइज मैं बैठता नहीं। इतना पाप चलेगा, थोड़ा बहुत पाप कर सकते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत अलग होगा, नहीं है कोई नहीं। चिड़िया को चुगा डाल के, गायों को घास खिला के ऐसे पाप हो देंगे थोड़ा बहुत। जल्दी लिखे, मुंह का इस्तेमाल कम करें। लो भाई घूम ही आता हूँ तुम्हारे उधर में। हो गया बाल के लिख के, हाँ लिख तो नहीं गई, क्या हुआ, हाथ मान लिया, हथियार डाल दी तुमने, क्या हुआ। हम्म कहीं नहीं लिख रही भाई, क्या करेगी लिख, क्या करेगी इन हाथों का, लिखो, शुरू करो जल्दी करो। चीज को ड्राई O2, पता नहीं भाई, पल्मोनरी वो एडिमा को या कुछ ऐसा ही कोई लॉजिक होगा। ड्राई ऐसा नहीं है, वो पीछे से ह्यूमिडिफाइड सप्लाई होती है, हॉस्पिटल में ह्यूमिडिफाइड भी सप्लाई आती है। ऐसा रीजन मुझे पता नहीं भाई, तुमको पता है तो पूछा नहीं क्यों नहीं, क्या बताया। मैं पता करता हूँ, कल कार्डियक वार्ड में देखता हूँ मेरे वाले में। हाँ हाँ बेटा क्या हुआ, सुपीरियर कहाँ है वो, है किसमें, रोड में सुपीरियर रेस्टोरेंट में, ऐसा रोड पे मैंने देखा नहीं, कहाँ था, क्वेश्चन था।
सुपीरियर रेस्पोंडेंट। तो सुपीरियर रेस्पोंडेंट वर्ड से तो ऐसा पता चलता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड आपको गिवन ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करना है, बाकी पता नहीं। उसको जो सुपरवाइज करता है सुपीरियर, मतलब वो रिस्पांसिबल होता है, जिसके बॉस है। सुपीरियर रेस्पोंडेंट नहीं कहलाएगा ना, टीम लीडर है, शॉप के साथ कुछ गलत हुआ तो वो रिस्पांसिबल है ऐसे हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो वही बात हो गई है कि जो सुपीरियर आपको बता रहा है आपको फॉलो करना है? हाँ, रेस्पोंडेंट सुपीरियर हो सकता है कि जो सुपीरियर है आपको वर्क असाइन करता है, आपने प्रॉपर नहीं किया, तो जो आपका सीनियर है, टीम लीडर है, इंचार्ज है, वो रिस्पांसिबल होगा उसके लिए। हाइपोस्पेडियस और ब्लेडर का क्या कनेक्शन है? हाइपोस्पेडियस तो पेनिंग यूरिनल ओपनिंग है बाहर वाली। हम्म, बिल्कुल एस्टेट ले सकते हैं, बिल्कुल सैंपल ले सकते हैं। हाँ बेटा, कौन बुला रहा था? अरे लिखो जल्दी तुम। हम्म, किसको? ऐसा नहीं है, वो सबसे कंफर्टेबल ये है कि पेशेंट इजीली ब्रीथ ले सकता है। एमआई में लो लेवल चाहिए शुरू में ऑक्सीजन, और कोई इसका रीजन नहीं है, ताकि पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया ना हो। मास्क देंगे, मास्क से हमेशा क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है अब मुंह पे यूं मास्क लगा देता है तो एक बंद स्पेस सा हो जाता है, इससे पेशेंट को एंजाइटी और बढ़ती है, इसलिए। बाकी पेशेंट को एमआई में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है एक्चुअल में। ऑक्सीजन में हाँ, एक्चुअल में कोई ब्लॉक आया है और उसके कारण उसको डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है। एमआई में कभी सैचुरेशन इतना फॉल नहीं होता पेशेंट का कभी भी, तो लो लेवल ऑक्सीजन ही चाहिए। और लो लेवल में हमेशा हॉस्पिटल में सबसे पहले नेजल कैनुला लगाते हैं। अपना क्वेश्चन है क्या? नहीं, अपना नहीं है। If a nurse fail to provide adequate care to a patient, resulting in harm or worsening of the patient condition, the employing healthcare facility may be held responsible for nurse action or inaction in each example. ठीक है, ये कोई विदेशी टॉट है। हो गया? अरे हो गया क्या? नहीं लिखा? अरे बाद में पूछना बेटा, 7:30 हो जाएगा। हाँ, टाइम नहीं हुआ अभी। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फेस मास्क। अभी टाइम है बेटा, नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, मेरा नहीं जा रहा कुछ। ये लिख लो, उसके बाद तुम्हारे दिल की इच्छा है मैं भी पूरी कर दूंगा। तो सेकंड जो मेथड है, सेकंड क्या, ये थर्ड हो गया। कौन सा? पहला क्या था? कैथेटर था, फिर आ गया कैनुला जिसको फ्रॉन्क्स बोलते हैं। थर्ड आपका ऑक्सीजन मास्क है। सिंपल ऑक्सीजन मास्क के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीजन फेस मास्क, सिंपल ऑक्सीजन मास्क, और हडसन मास्क के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है दूसरा नाम? हडसन, HUDSON। ये कितना परसेंट दे सकता है भाई साहब? 6 to 10 लीटर फ्लो पे चल सकता है, 40 से 60% FiO2 डिलीवर कर सकता है। रेट 5 लीटर पे चलेगा तो 40% देगा FiO2, 6 लीटर पे 45 पे 50% है, 8 लीटर आते आते 55 to 60% FiO2 देगा। और द मिनिमम फ्लो इज 6 लीटर पर मिनट है। एट दिस प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ CO2 एक्युमुलेशन एंड CO2 मिनिमम। जब भी इस मास से ऑक्सीजन चलाएंगे तो क्योंकि इसका मिनिमम रेट यही है, अदरवाइज पेशेंट को जो हमारा डिजायर्ड और टारगेटेड FiO2 और ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिल पाएगा, और जब ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगा तो CO2 रिटेंशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमको मिनिमम, अगर ये मास्क लगाया है तो एटलीस्ट ऑक्सीजन फ्लो 6 लीटर तो रखना ही रखना है। ये नहीं है कि मास्क लगा के 1 लीटर पे चला रहे हो, इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ बिना फालतू का मास्क पेशेंट के चेहरे पे चिपकाया है, उसका कोई फायदा पेशेंट को नहीं हो रहा है। हाँ, ये तुमने सबने देख रखा है ऐसा मास्क, इसको तो तुम पहचान ही लेते हो। नोज पिन है, नोज स्ट्रैप है, जिसपे एक लोहे की और पट्टी होती है एल्यूमिनियम की, जो इजीली नोज पे फिक्स कर सकते हैं। बाकी बांधने वाले धागे वाले स्ट्रैप होते हैं, इलास्टिक स्ट्रैप बोलते हैं उसको। और एक्सेलेशन पोर्ट होता है, यानी कि छेद है, जो सांसें लोगे बाहर छोड़ोगे एक्सपिरेशन में, वो इस पोर्ट से बाहर निकलेगा। तो सिंपल फेस मास्क, सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क को हम हडसन मास्क भी बोलते हैं, जो 40 से 60% FiO2 डिलीवर करता है। और जो फ्लो रेट है ऑक्सीजन का वो 6 to 10 लीटर, 6 to 10 लीटर रहेगा। 40% पे 5 लीटर है, 45 से 50 होगा तो 6 लीटर हो जाएगा, 55 से 60 पे आते आते 8 लीटर पे आएगा। इसके अलावा मिनिमम 6 लीटर पे ही चलाना है। तुम 5 घंटे बैठ गए, थक गए क्या? तुम्हारी हालात नाजुक लग रही कईयों की। हम्म, ठीक है, 8 बजे तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? आज बहुत फास्ट हो गया। हो गया लिखे? ये तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी लिखने की, चलो कोई ना। उठ कहाँ रहे हो बे? ओए, कहाँ जा रहे हो? तो अब बताना पड़ेगा तुमको, बेटा आंसर देके जाना पड़ेगा। ज्यादा है लास्ट में? नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा। टेस्ट में मैंने आपको बताया था ना भाई, तुम घोड़ा कर रहे हो ताकि क्वेश्चन ना पूछे।
टेस्ट में तुमको पढ़ना है एनिमा तक, यानी कि वाइटल साइन, पोजिशनिंग, कंफर्ट डिवाइस, हॉट एंड कोल्ड, फ्लश, क्लच वॉकिंग एंड एनिमा, यहाँ तक पढ़ लेना है और वहां तक का आ जाएगा टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर की बात करें तो कौन है वो? हाँ बेटा बता, कलर के पास छोटी लड़की चश्मा वाली, हाँ बताना बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर बोलो। ब्लैक कलर और मिक्स है ना, व्हाइट किधर होगा, है अपर साइड। तो सिलेंडर की जो गर्दन है वो सफेद है और बॉडी पूरी कोयला है, कोयला है, तो ऐसा याद रखना है। चलो ठीक है, धन्यवाद, कल